सभी श्रोतागणों का हरमीत सिंह जी और Good मैं evening. साक्षी मल्होत्रा हार्दिक अभिनंदन करते हैं हिंदी कक्ष में I आपके am today in हिंदी Sputz, अनुवादक के like रूप में our crypto unit and और average सभी का logo. स्वागत है आज के Hopefully, you are इस all मंच में। fine. मुझे आशा Let's है आप do सभी our लोग regular sound check first. काफी खुश होंगे, अपने जीवन में आनंदमय होंगे। कृपया करके ध्वनि की जांच Well, करते we हुए will हमें start our प्रतिपुष्टि today's दीजिए चैट के webinar अंदर कि आप about हमें the भली crypto प्रकार से unit सुन and पा रहे हैं या नहीं। blockchain, and exchange use. तो आज का जो हमारा ये वेबिनार है, हमारा आज ये दूसरा महीना है, दूसरा गुरुवार है और मेरा नाम मरिया एंटोनिनका है और मैं ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन विभाग की प्रमुख हूँ। और आज 2 बजे मॉस्को समय पर हमने CRU को वर्ल्ड CRU में परिवर्तित करने की कार्य क्षमता को शुरू किया है। और हर बार जब भी हम ब्लॉकचेन पर कुछ भी शुरू करते हैं तो कई लोगों के लिए बहुत ही तनावमय ये स्थिति होती है, क्योंकि ये कुछ नया है। ये ऐसा है जिसको हमने पहले कभी नहीं किया। हम पहली बार इसकी जांच कर रहे हैं और इसकी वजह से कई सारे सवाल लोगों के उठते हैं। और मेरे वेबिनार में मैं हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ कि सभी प्रकार की जो भी त्रुटियां हैं हम उनसे निपट सकें। हम लोग उड़ान भर रहे हैं हवाई जहाज पे और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन त्रुटियों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। तो वर्ल्ड सीआरयू को सीआरयू में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार की चीज़ों का सामना करा गया है और इसके लिए हम 7 आसान चरणों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भागीदार हैं जो कि संतुष्ट नहीं हैं और पहले से ही काफ़ी निराश हैं कि जो शुल्क है कन्वर्जन के लिए उसको एक पैकेज के रूप में नहीं लेके जाया जा रहा है, बल्कि उसे टुकड़ों टुकड़ों में किया जा रहा है। और सम अप करने के लिए पूरे ब्लॉकिंग के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है और कई सारे भागीदार हैं जो हमसे शिकायत कर रहे हैं कि हम उनसे अतिरिक्त पैसों या धन ले रहे हैं। तो देखिए, जो लोग हैं वो आगे की सोच नहीं रखते हैं मेरे ख्याल से। और मैंने एक वेबिनार में ये उदाहरण भी दिया था कि आप पूरे लॉक को देखें। अगर आप दरवाजे के पीछे देखना चाहते हैं तो आप अगर सिर्फ दरवाजे के लॉक में से देख रहे हैं तो आपको एक छोटा सा छेद ही दिखाई देगा, बड़ा कमरा नहीं दिखाई देगा। तो आपको बड़ी बड़ी पिक्चर को देखना है। आज जो है वर्ल्ड सीआरयू 35 सेंट पे बेचा जा रहा है और आप सीआरयू को एक्सचेंज कर रहे हैं, जो कि एक बार आपको किसी एक समय पर आपको गिफ्ट की तरह या उपहार की तरह दिया जा रहा था। और लोग जो हैं वो तब समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो सीआरयू अंक है ये मात्र आपको एक उपहार के रूप में दिया जा रहा है। तो कोई भी आपको उसे बेचना, आपको खरीदना नहीं पड़ता था उसको, बल्कि ये आपको एक बोनस के रूप में खुद ही मिल जाता था। तो आप अपने सीआरयू टोकन को बचा सकते हैं, या आपके आपके हाथ की बात है। और जरूरी नहीं है कि आप अपने यूएस डॉलर को खर्चें कन्वर्जन करने के लिए। और एक लीडरशिप वेबिनार पे मैंने काफी रूसी लोगों को भी ये समझाया कि वर्ल्ड सीआरयू अंक है क्या और कन्वर्जन का मतलब क्या है। मैं आपको वही उदाहरण दोबारा दे सकती हूँ। देखिए, कई बारी आप अलग अलग हवाई जहाजों को उड़ा सकते हैं। जैसे रूस में हमारे पास एक सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जहां पर हर फ्लाइट के लिए आपको कुछ उपहार मिलता है। और अगर आप उसमें से 20,000 फाइल्स को अगर आप इकट्ठा कर लें तो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं एक वास्तविक फ्लाइट के बदले में। तो जो एयरलाइन है वो आपको
केवल आपके जो माइल्स हैं उसके लिए आपको टिकट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको थोड़ा-सा अतिरिक्त पैसे को भी खर्चना पड़ेगा। चाहे वो आप फ्यूल फी के रूप में दे दें या आप एयर टिकट के रूप में दे दें। आपको मतलब कुछ ना कुछ आपको अतिरिक्त भी देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको जो गिफ्ट पॉइंट्स हैं, उसके साथ-साथ अतिरिक्त शुल्क चुकाने पर आपकी टिकट मिलेगी। तो इसी तरह से ये हमारी यूजी पे ग्रुप बैक ऑफिस में जाता है, जहाँ पे आपको पेमेंट वर्ल्ड सीआरयू के लिए प्राप्त होता है और ये आपके जैसे एयरलाइन है, वो आपके जब माइल्स को स्वीकृति देता है, तो ये आपका जो छोटा-सा शुल्क है, उसके लिए इसका भुगतान लागू किया जाता है कुछ स्थितियों में। और ये उसके मुकाबले है जो आप प्राप्त करते हैं वर्ल्ड सीआरयू के बदले में। तो ये जो कन्वर्शन है, इसमें आपको क्या लाभ मिल रहा है, उसकी गणना आप खुद कर सकते हैं कि अगर आप जो 35 सेंट के हिसाब से अगर आप वर्ल्ड सीआरयू को खरीद रहे हैं, तो आपको खुद से गणना करना चाहिए कि आपको क्या लाभ मिल रहा है। तो आप हमेशा सिर्फ शिकायत क्यों कर रहे हैं? अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कन्वर्ट मत करिए, लेकिन आप शिकायत ना करें। आप लोगों पे चिल्लाएँ ना कि कंपनी ने कुछ गलत कर दिया है। कंपनी ने तो आपको प्रदान किया है उपहार। तो कंपनी तो काफी उदार है कि वो आपको 35 बिलियन वर्ल्ड सीआरयू देता है और जो कन्वर्जन है सीआरयू टोकन को कन्वर्ट करने के लिए आपको उसके लिए कंपनी का आभार मानना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया है ये काफी गंभीर है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक सिक्के को दूसरे सिक्के में तब्दील कर रहे हैं और आप जो खरीद है उसके उसके लिए भुगतान करते हैं सीआरयू टोकन के लिए यूएस डॉलर में। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप वर्ल्ड सीआरयू को खरीद रहे हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहला कदम क्या है? अगर आपने पहले से ही जांच कर ली है और अगर आपने पहले से ही मार्गदर्शिका देख ली है, गाइडलाइन देख ली है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे ज़्यादातर जो भागीदार हैं, वो मार्गदर्शिका के माध्यम से नहीं गुजरते और बटन दबाने में ही जल्दीबाजी करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रिफ्रेश फ्रोज़न और रिफ्रेश बैलेंस बटन पे क्लिक करें। अगर आपका थोड़ी-सी राशि फ्रोज़न हो चुकी है, तो शायद आप ये जो संख्याएँ हैं, इसे बदलते हुए नहीं देख सकते। लेकिन अगर यहाँ पे 5 या 60 है, तो आप कृपया करके इंतज़ार करें और जब तक आपको सभी संख्याएँ ना दिख जाएँ, तब तक आप पृष्ठ को ना बदलें। तो बहुत सारे लोग हैं जो रिफ्रेश बटन को दबाने के बाद दूसरी टैब पे चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना आपको। रिफ्रेश फ्रोज़न और रिफ्रेश बैलेंस को क्लिक करके आपको रुकना है जब तक सारी फिगर्स अपने आप में सभी संख्याएं बदल नहीं जाती। जैसे एक एक 20-40 में से, 2 40 में से, 3 40 में से, जब तक सारी 40 के 40 रिफ्रेश नहीं हो जाती, तब तक के लिए आपको इंतजार करना है, ताकि जो भी संख्याएं हैं जो बदल रही हैं वो बदलना बंद हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बटन पे क्लिक करने के बाद रिफ्रेश फ्रोजन पे क्लिक करने के बाद जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे ट्रांजैक्शन की जांच करता है। वो ये देखता है कि क्या जो भी ट्रांजैक्शन है वो फ्रोजन है या नहीं है और उसके हिसाब से वो संख्याओं को बदलता है। ठीक है, कोई पूछ रहा है कि क्या ये रूसी कक्ष है या अंग्रेजी है? देखिए ये रूसी कक्ष है। आइए फिलहाल हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा कदम क्या है? जो यूएनटीबी है, यूएनटीबी स्टेकिंग सीपीयू और नेट वॉलेट संसाधनों के लिए स्टेकिंग आपके लिए जोड़ा क्या है ताकि आपका जो वॉलेट है उसमें रैम आपके लिए उपलब्ध हो। तो आज मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी कि रैम, सीपीयू और नेट क्या है।
क्योंकि मुझे लगता है कि कई हमारे भागीदार हैं जिनको हमने 1 साल पहले बताया था हमारे ब्लॉकचेन के बारे में, तब तक हमारे पास वॉलेट नहीं था। आप तब ये जानकारी को सुनते तो थे, पर आपको समझ नहीं आता था कि ये किस बारे में है। लेकिन आज आपके पास में आपका वॉलेट है, तो अब आपको सटीक रूप से समझ में आना चाहिए कि रैम, सीपीयू और नेट क्या है। तो अगर हम आपके पीसी का उदाहरण लें, हर पीसी का अपना एक रैम होता है। रैम क्या होता है? ये आपकी कार्य क्षमता की मेमोरी, आपकी मेमोरी होती है। तो जब भी आप ये जो हार्डवेयर है आपका पीसी, उसके अंदर अपना ही एक प्रोसेसर है, जैसे इंटेम पेंटियम 8 है या मैकबुक में M1 होता है। तो ये इस प्रकार से ये प्रोसेसर कहलाता है। तो अगर आप अपने पीसी में से ये जो बोर्ड है जिसके अंदर रैम होता है, अगर आप वो हटा दें, रैम क्या है? एक छोटा सा बोर्ड है जिसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, आप उसे इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। तो अगर आप उस पैनल को हटा लें अपने कंप्यूटर में से या अपने हार्डवेयर में से, तो क्या होगा? आप अगर कोशिश भी करेंगे ना, तो भी आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रोसेसर हटा दें, पेंटियम 5 या 10 अगर आप हटा दें, तो भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो सीपीयू जो है वो प्रोसेसर के बराबर है, और रैम जो है वो आपकी मेमोरी है, और नेट क्या है? नेट आपका इंटरनेट कनेक्शन है, जिसको आप पावर से कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम सारी चीज़ों को हटा दें और हम कोशिश करें कि हमारा कंप्यूटर तब भी चल जाए, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा और वो नहीं चलेगा। जैसे अगर आपका टीवी है, अगर आप उसे सॉकेट में से हटा लें, तो क्या टीवी चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसी प्रकार से कंप्यूटर भी नहीं चलेगा, और इसी तरह से हमारा वॉलेट भी है। आपको ये पता लगाना है कि रैम कितना उपलब्ध है आपके लिए। एक पीले रंग की व्हील है ऊपर की तरफ, जिसे आप देख सकते हैं। तो शुरुआती समय में कुछ स्केल बिट रैम आपको दिया जाता है। तो अभी आपको 16 में से मिल गया है। और अगर लोग जो हैं यूएनटीबी को स्टिक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं हर आधे घंटे में, तो ये जो एंट्री है रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, ये बदले में कुछ स्पेस ले लेती है आपकी रैम में। ये ऐसे है जैसे आप पीसी के अंदर कोई टेक्स्ट को टाइप करते हैं, आपने एक लाइन को टाइप किया, और रैम जो है वो इसमें कम लगती है। पर जब आप दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन को जब आप टाइप करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये फाइल तो 4 किलो बाइट का हो गया है। तो जो भी आप काम करते हैं अपने वॉलेट में, या जो भी आपके वॉलेट में जो भी ट्रांजैक्शन है, वो आपकी फाइल में एंट्री की तरह आती है, और बदले में वो कुछ जगह अपने लिए एकत्रित करती है। तो इसमें रैम की जरूरत होती है। तो सीपीयू क्या है? आपका प्रोसेसर है। अगर आपका प्रोसेसर आउटडेटेड हो गया है, तो जो आपका मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका पावर पॉइंट है, वो खुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो पर्याप्त नहीं है। तो जो सीपीयू है हमारे वॉलेट में, वो उसका मुख्य मस्तिष्क है, यानी उसका मुख्य प्रोसेसर है। जैसे कि अगर आपके पास कुछ चीजें हैं जो कि फ्रोजन है, मान लीजिए कि 3 चीजें अगर आपकी फ्रोजन है, और अगर हमें उसको प्रोसेस करना है, तो हमारा वॉलेट 3 क्षण लेता है प्रोसेस करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए 60 इस तरह की वस्तुएं फ्रोजन है, तो क्या होगा? जो हमारा वॉलेट है वो 60 माइक्रो सेकंड में प्रोसेस करेगा। और जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं इस तरह के, या लेन देन होता है, तब ऐसी स्थिति में आपको विस्तार करने की ज़रूरत होती है प्रोसेसिंग कैपेसिटी का वॉलेट के लिए। और इसके लिए मेरा ये सुझाव है कि
50 सीपीयू और 50 नेट के लिए ज़रूर स्टेकिंग करें यूएनटीबी के लिए, और बिल्कुल लालच ना करें। आप सीपीयू को ज़रूर आप स्टेक करिए, और इसके लिए आप 10,000 यूएनटीबी को भी स्टेक कर सकते हैं। जब सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप स्टेक पे क्लिक कर सकते हैं, और कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनस्टेक यूएनटीबी पे क्लिक कर देते हैं 200% तक, और ये करने के लिए आपको कोई अनुमति नहीं दी जाती है। तो जो भी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आईटी की जो टीम है वो आपके जो अकाउंट को है वो डिलीट करने का उसको निर्देश मिल जाता है। तो इसका मतलब ये ऐसे हुआ जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर का जो सॉकेट है वो निकाल दिया। आपको अनुमति नहीं है कि आप अपने रैम को बेच दें शून्य तक, और बिना रैम के आपका जो वॉलेट है वो काम नहीं करेगा। और आज हमारे सहभागी कह रहे हैं कि मेरे वॉलेट ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सीपीयू का जो प्रसंस्करण मेमोरी है वो शून्य है। और ये कहां से आया? तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि सीपीयू जो है वो आपके नेटवर्क के ऊपर जो लोड है उसके हिसाब से उसकी गणना की जाती है। यदि लोड जो है आपके ब्लॉकचेन पर, जैसे कि अगर आपके ब्लॉकचेन के ऊपर 50,000 लोग जो हैं वो एक ही बारी में एक ही क्षण के अंदर स्टेकिंग करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो प्रसंस्करण है वो बहुत ज्यादा होगा। तो अब ये हो सकता है कि आपके जो यूएनटीबी जो आपने शुरुआत में लिया था, तो उस समय वो ये कह सकता है कि 4 टोकन के अंदर मैं आपकी जो प्रसंस्करण है वो मैं नहीं कर सकता हूं। वो इसलिए क्योंकि नेटवर्क के ऊपर आज जो लोड है वो बहुत ज्यादा है। तो जितने भी लेन देन है, जो भी कन्वर्जन होंगे, जो सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू में होंगे, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आपके प्रसाधन लगते हैं और रिसोर्सेज लगते हैं। तो यदि आपका जो सीपीयू शून्य है, तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत कम यूएनटीबी स्टेक्ड है अपने सीपीयू के लिए। और अब आपको क्या करना है? अब आपको 1 या 2% तक इंतजार करना है। तो आप ज्यादा लोभ ना करिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका लेन देन ठीक हो और आपका वॉलेट सही प्रकार काम करे, तो आप जो है अपने यूएनटीबीज को स्टेक करें, और उसके बाद अपने अपने जो जो रैम है उसको खरीदें, इतनी रैम खरीदें कि जो पर्याप्त हो, और ज्यादा उसको ना बेचें। मैं बहुत ज्यादा हताश हो जाती हूँ, हैरान हो जाती हूँ जब हमारे सहभागी जो है वो, जहां पर लोग सिर्फ 4 क्रू जो है वो जो है वो, माफ कीजिएगा, 4 यूएसडीयू के साथ वो स्टेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो आपको कम से कम 50 सीआरयू आपको जो है यूएनटीबी और आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, ताकि आपकी जो रैम की जो जो क्षमता है वो सही प्रकार से चल सके। तो अब 1,000 तक हमारे पास, अगर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, या आप ब्लॉकचेन को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वहां देखेंगे कि वहां पर एक सिस्टम अकाउंट है जिसके अंदर हम लोगों ने 30,000 यूएनटीबी को इस सिस्टम के लिए स्टेक कर रखा है। क्योंकि ये जो अकाउंट है ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, और इसीलिए 30,000 यूएनटीबी हमेशा उपलब्ध रहेंगे कि ये सारे के सारे ब्लॉकचेन की प्रसंस्करण क्षमता या शक्ति रह सके। अब देखिए, जैसे हमारा वॉलेट है वो ईओएस वॉलेट है, और उसके अंदर हम लोगों ने 30,000 ईओएस जो है हमने स्टेक किए हैं। और वो जो 30,000 ईओएस है, वो अगर उनकी जो आज मैं मूल्य देखूं तो वो $20,000 का है। तो यानी कि हमारे वॉलेट का जो एक्सचेंज है उसका मूल्य $20,000 है। अब उसके ऊपर जो फीस दी जाती है या फीस जो चार्ज होती है, जब वो होती रहती है, तो उससे क्या होता है कि हमें पता चलता रहता है कि जो हमारे जो ब्लॉकचेन है या जो वॉलेट्स हैं वो सही प्रकार काम कर रहे हैं। लेकिन इथेरियम जो है वो अलग है। उसके अंदर यही होता है कि हम जो भी उसके अंदर यहाँ पर इथेरियम के अंदर अगर हम लोगों को
जितना भी स्टेकिंग करनी है हम स्टेकिंग कर सकते हैं, और यदि हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम लोग उसको हटा सकते हैं। पर ईओएस में ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जब आप कभी भी अनस्टेकिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको 72 घंटे लगेंगे। और दूसरी चीज, जो आप रैम खरीद रहे हैं वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर सभी की जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो कितनी है। अब आप अगर आप देख रहे हैं कि जो रैम है वो 64% चल रही है, और हमारे पास 5 ब्लॉकचेन नोड्स हैं, और साथ ही साथ हमारे पास 35 गीगाबाइट की हमारे पास मेमोरी है, और ये सारी की सारी जो है वो लेन देन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, और हमारे नोड्स भी पूरी तरह से जो है वो कार्यभार संभाल रहे हैं। अब यहां पर ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा महंगी जो चीज हमारे लिए या जो प्रसाधन है वो रैम है। क्योंकि अगर आप को पता हो तो 64 रैम के साथ, 64 KB के साथ अभी हमारे नोड चल रहे हैं, और जैसे जैसे गतिविधि बढ़ती जाएगी वो 64 से 128 पर पहुंच जाएगी। तो यानी कि जितनी जितनी गतिविधियां बढ़ती जाएंगी उतनी ज्यादा रैम जो है वो लगती जाएगी। तो इसीलिए जो यूएनटीबी जो है वो काफी काफी महत्वपूर्ण यूटिलिटी टोकन है। तो जो लोग इसको 1 या 2 साल के अंदर, माफ कीजिएगा, जो लोग इस टोकन को बेच रहे हैं जो कि सिर्फ कौड़ियों के भाव बिक रहा है, तो अगर आप उसको आज बेच देते हैं तो अगले 2 सालों में आप वाकई पछताएंगे। क्योंकि क्योंकि जब नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो उनके लिए यूएनटीबी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और उसका मूल्य बढ़ेगा। और यदि अगर कोई नई एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के ऊपर आती है, जैसे कोई कसिनो या कुछ और, जहां पर आपको यूएनटीबी का इस्तेमाल करना पड़ता है और अपने वॉलेट्स को खोलना पड़ता है, तो जो डेवलपर है उस एप्लीकेशन का, उसको यूएनटीबीज खरीदने पड़ेंगे, उसको रैम भी खरीदना पड़ेगा, उसको सीपीयू भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी एप्लीकेशन को हम लोगों को चलाना है। और एक और चीज, नेट भी खरीदना पड़ेगा। तो आप अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखिए कि यूएनटीबी जो है वो हमेशा स्टेक्ड रहने चाहिए आपके सीपीयू और नेट के अंदर, और आप जो है हमेशा रैम जो है वो खरीदते रहें। तो जो ये पीला पीला व्हील है वो पूरा नहीं होगा। यदि आप देखेंगे कि सिर्फ 20% रैम जो है वो आपका इस्तेमाल कर रही है, तो आप उसको थोड़ा सा और खरीदिए और उसको सिर्फ 10% जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए। तो तीसरा कदम, तो तीसरा चरण जो है, हम लोगों ने अपने जितने भी बैलेंसेस हैं, योग हैं, वो सब हम लोगों ने अद्यतन कर लिया है, अपडेट कर दिए हैं। हम लोगों ने कुछ रैम खरीदी है, और अब हम लोगों को अपनी समय सारणी को देखना है। तो अब हमारे पास क्या क्या प्रश्न है, जहां पर अनफ्रीजिंग के लिए जो अनफ्रीजिंग की समय सारणी है उसके उसके बारे में। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सिर्फ एक रेफरेंस जानकारी है। और आप जब अनफ्रीज शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक इस्तेमाल कर सकते हैं एक रेफरेंस के लिए, कि आपको जो बताती है कि कितनी ज्यादा फ्रोजन चीजें आपके वॉलेट के अंदर है। और लेकिन जो जो वाकई जो सच्चे समय सारणी है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के अंदर ही पता चलेगी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हमने रेफरेंस के बतौर यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर आप जहाँ देख रहे हैं कि जो नीले रंग के अंदर जो यहाँ पर ग्राफ है, इसके अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि ये सितारा या एस्ट्रिक्स कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक आपको हल्का सा एक तारा सा दिख रहा होगा, तो वो तारा है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पर एक आपको, आप ये जो ग्राफ है इसमें आपको एक स्लाइडर भी दिखाई देगा, और आप स्लाइडर को आप दाहिने या बाहिने भी घुमा सकते हैं। इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से जो आपकी सीआरयूज हैं उनको आप अनस्टेक करना चाहते हैं या अनफ्रीज करना चाहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है
यानी कि जितने भी अनफ्रोजन सीआरयू हैं जो 365 दिनों के अंदर हैं, तो ये उस हिसाब से ये ग्राफ आपको बताता है। तो इसीलिए ये आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है 1%, 2%, 3%। और सबसे बड़ी जो जो रेखा है उसका मतलब ये है कि 5% हर महीने, और उसके बाद वो एकदम नीचे गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो अनफ्रीजिंग है वो धीरे धीरे होगी। और इसका मतलब ये है कि ये जो उपहार में दिए गए क्रूज हैं, जो सीआरयू जो आपको मिले हैं, वो जो पहले 365 दिनों के अंदर जो अनलॉक्ड होंगे, वो अब आने वाले 540 दिन के अंदर वो अनफ्रीज होंगे, जो कि आपका मार्केटिंग प्लान कहता है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो 5% अगर आपके जो सीआरयू हैं वो अनफ्रीज होते हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद में अनफ्रीज होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी 2020 के अंदर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जरूर उपहार दिया गया होगा सीआरयू का। और अगर आपको याद होगा कि जितने भी लोग थे सीआरयू प्रोग्राम के अंदर, 8 या 10 जनवरी के आसपास उनको कुछ सीआरयूज उपहार के रूप में दिए गए थे। और वो जो सीआरयूज हैं उनको 340 दिन लगते हैं अनफ्रीज होने के लिए। तो जितना आप बाद में ये खरीदते हैं, उतनी बाद में ही आपका ये जो समय सारिणी है अनफ्रीजिंग की, ये बदलती रहती है। तो यहाँ पर आप जो है इसकी स्लाइडर को 2022 तक या 2021 तक ले जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना जो है अनफ्रीजिंग जो है वो होने वाला है। और ये आप निर्णय ले सकते हैं कि कितने जो फ्रोजन सीआरयूज हैं उनको वो अनफ्रोजन सीआरयूज आपको चाहिए होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, खेल सकते हैं कि कितने सीआरयूज कब अनलॉक्ड हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर फील्ड के अंदर एक हम रकम नहीं लिख पा रहे हैं, या जो रकम है कि कितने सीआरयूज आपको देखने हैं, तो वो अनलॉक नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर आप मैन्युअली करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो सिस्टम है वो 50% आपके लिए अपने आप वो रकम वहां पर दिखा देगा। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार काम करता है कि आप अपने हिसाब से चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो ये स्वतः ही जो है वो परिवर्तित करता है और बताता है कि कौन सा सीआरयू जो है वो अनलॉक्ड होगा और पहले कौन सा सीआरयू अनलॉक्ड होगा। अब आइए चौथे चरण की ओर चलते हैं। यहाँ पर जब आपने कन्वर्ट के बटन को जब आपने क्लिक किया, तो आपने यहाँ पर लिखा कि कौन से रकम आपने आपने जो है वो आपने कन्वर्ट करनी है। तो आप देखेंगे कि अपने यहाँ पर आपको अनफ्रीजिंग आइटम्स अपने क्रिप्टो वॉलेट पेज के ऊपर दिखाई देगी, और उसका विषय होगा पेंडिंग एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब है कि वो अभी इंतजार कर रहे हैं, और ये जो लेन देन है वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन इंतजार हो रहा है कि ये लेन देन बहुत शीघ्र पूरा होगा। और लोग अभी भी मुझसे चार्ट के बारे में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप उस स्लाइडर को जो है वो आप दाएं से बाएं ले जा सकते हैं, माफ कीजिएगा, बाएं से दाएं ले जा सकते हैं, और दाएं से बाएं भी कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप कितना जो सीआरयूज है वो अनलॉक करना चाहते हैं, बस इतना ही। अब आपको ये अब आप एक उदाहरण देते हैं कि जैसे रूसी घरों के अंदर बहुत बार ऐसा होता है, बल्कि बल्कि रूस में नहीं, क्यों बल्कि हर जगह विश्व के अंदर जब लोग परमाणु युद्ध के बारे में डरते थे और उनके घर के नीचे बंकर होते थे, और वो सारे जो घर की जो जरूरी चीजें थी वो बंकर के अंदर रखते थे। तो वो ये देखते थे कि कौन सी चीज की कब एक्सपायरी हो रही है, और जो सबसे ज्यादा पहले एक्सपायरी हो रही थी तो वो पहले उसको खा जाते थे। तो यहाँ पर भी यही होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब यूं सुनिए कि जब आपका एक कोई जो सीआरयू है वो 365 दिन के अंदर अनफ्रीज होता है, तो आप क्यों इंतजार करेंगे कि आप अपने सीआरयू को 540 दिनों के लिए रखेंगे, जबकि आप उनको क्रू को डब्ल्यू क्रू के अंदर आप जो है आप बदल सकते हैं, और 365 दिन के अंदर आप उनको डब्ल्यू क्रू को अनलॉक्ड भी कर सकते हैं। तो एक साल के अंदर आपके जो सीआरयू टोकन्स हैं वो आपको पहला जो बैच होगा वो आपको डब्ल्यू का 365 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो आप 2 या 3 साल क्यों इंतजार करेंगे। और लेकिन किसी भी केस के अंदर जब भी आप अपने सीआरयूज को डब्ल्यू में बदल रहे होते हैं,
तो आपको ध्यान रखना है कि आपका 365 दिन का आपकी समय सारणी होगी, और या उस 365 दिन के बाद फिर वहां पर 1% का, फिर 1 के बाद 1.5% जो है वो अगले महीने अनलॉक्ड होगा। तो अब आपको अपने आप ये निर्णय लेना है कि आपको कितने CRUs या WCRUs एक साल के बाद चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं जो कन्वर्जन है वो $1 की जगह $5 देना चाहूंगा, तो बिल्कुल आप जो है कट ऑफ लाइन को, जो है जो अनफ्रीजिंग की जो कट ऑफ लाइन है, उसको 1 महीने बाद भी कर सकते हैं। तो आपके जो CRUs हैं वो 1 महीने के अंदर अनलॉक नहीं होंगे, जो कि अगर उनकी जो समय सारणी है वो 365 दिनों में अनलॉक होनी है तो वो 365 दिन में ही होगी। तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि या तो सारे सीआरयू को लेके आप स्टिक कर दीजिए यूएनटीपी पे, या कट ऑफ लाइन का निर्णय ले लीजिए। कोई कह रहा है कि जितनी जल्दी आप कन्वर्ट करेंगे उतना जल्दी आपको वर्ल्ड सीआरयू मिलेगा, और मरिया कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि कन्वर्जन के लिए भुगतान करना आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे सीआरयू पैकेजेस हैं, जैसे कि आप यहाँ इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे 453 है, 128 है, तो ये एक अच्छी संख्या में सीआरयू है। और कई बारी जो टुकड़े में जो पैकेज का साइज है वो इतना छोटा होता है, जैसे 0.05 सीआरयू है, तो वो जो संख्या है वो इतना कम होता है, जिसमें अगर आप कुछ भाग सीआरयू को फ्रोजन कर लें तो आपको प्रति माह काफी कम लाभ प्राप्त होता है। यानी कि जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कोई बैलेंस छूट जाता है जैसे 0.25 सीआरयू, और आप बिल्कुल $1 का भुगतान तो नहीं करेंगे इतने छोटे सीआरयू के लिए, तो आप उसे छोड़ सकते हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, और आप सिर्फ उन पैकेजेस का भुगतान करें जो कि बड़े पैकेज हैं। और ये दूसरी गंभीर चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो ये जो टेबल है, जो फिलहाल आप ये तालिका यहाँ देख पा रहे हैं, जहाँ आपको सबसे पहले जो अनुसूची है उसका चयन करना है, यानी स्केड्यूल का चयन करना है। ये पिछली स्लाइड पर हम आते हैं दोबारा। तो यहाँ पर जब आप अनुसूची को चुनते हैं तो आपको कुल राशि देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे 4045 सीआरयू है, किसी के लिए 2 मिलियन होगा या 5 लाख होगा, निर्भर करता है कि कितना बड़ा आपका पैकेज की संख्या। और अब हम इस स्लाइड पर आते हैं, तो यहाँ पर ये जो विंडो है, जो पेंडिंग एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, यानी आपके जो लंबित एक्सचेंज लेन देन है या ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आपने यहाँ पे आइटम को चुना है कन्वर्शन के लिए, आप यहाँ पे 2 मिलियन देखते हैं और उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो नया ट्रांजैक्शन पॉपअप होता है। और हो सकता है कि इसके अंदर आपके पास 5 या 6 ट्रांजैक्शन को आप कंफर्म करते हैं और फिर एक नया पॉपअप आ जाता है, क्योंकि एक विंडो जो है वो सभी ट्रांजैक्शन को होल्ड नहीं करता। जैसे कि आप कितने सीआरयू को कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से जब आप गणना करते हैं तो हो सकता है आपको पूरी संख्या देखने को ना मिले, क्योंकि ये सभी जो ट्रांजैक्शन है हो सकता है वो आपके विंडो पे आपको ना दिखाई दे रहे हो। क्योंकि अगर आपने सीआरयू अंक प्राप्त किए हैं मार्केटिंग प्लान के तहत, जिसको लगभग हमने 2 सालों से हमने इसे प्राप्त किया है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन लीडर्स की, उन नेताओं की, जिनको उनके सर्टिफिकेट अकाउंट के अंदर ये प्राप्त हुए हैं। अक्सर ये जो आइटम है ये अपने आप में दोहराते हैं, खुद को दोहराते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि 198 और 198, देखिए 2 जगह ये लिखा गया है ना यहाँ पे स्लाइड पर, तो ये दोहराया गया है। पर फिर भी आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए भुगतान करने की जरूरत है। और इसी तरह से ये 1820 वाला भी एक लेन देन या ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास 4000 CRU है, तो उसको विभाजित किया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा 7 टुकड़ों में। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि अगर आपको लगे कि भाई मैंने तो ट्रांजैक्शन के लिए भुगतान किया था, लेकिन वो इस तरह से विभाजित है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो कोई बोल रहा है कि अगर मैं भुगतान नहीं करता तो क्या होगा? तो जब आपने एक्सचेंज में पहले से ही कोई टास्क को सेट कर दिया है, तो आपको आपके जो फ्रोजन सीआरयू हैं वो गायब दिखाई देंगे अगर वो वर्ल्ड सीआरयू की तरह पॉपअप नहीं हुए हैं। मान लीजिए अगर आपने उसमें से कुछ के लिए भुगतान किया, मान लीजिए बड़े वाले पैकेजेस के लिए आपने अगर भुगतान किया है और छोटों के लिए अगर नहीं किया है, तो ये सस्पेंड हो जाएंगे तब तक जब तक कि वो अनफ्रोजन नहीं हो जाते, तो वो वहां से गायब हो जाएंगे। आपको केवल इंतजार करना है जब तक वो अनलॉक ना हो जाए। हो सकता है 3 साल लगे इसमें, क्योंकि अक्सर जो कुछ भी आप एक्सचेंज करते हैं वो लॉक्ड सीआरयू होता है। आपने उन्हें कन्वर्जन पे डाला, कन्वर्जन के लिए आपने भुगतान नहीं किया, थोड़े समय के बाद आपने रिफ्रेश फ्रोजन पे क्लिक किया और ये सभी जो सीआरयू हैं ये पॉपअप होंगे, अपनी फ्रोजन स्टेट से बाहर निकल के पॉपअप होंगे। तो देखते हैं कि कुछ समय के बाद क्या होगा उन लोगों के साथ जिन्होंने भुगतान नहीं किया। लेकिन अगर आपने भुगतान किया है तो फ्रोजन आइटम जो है वो वर्ल्ड सीआरयू में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी हाँ, यहाँ नीचे की ओर आप देख सकते हैं वो सभी ट्रांजैक्शन जो कि स्केड्यूल के तहत हैं। कई भागीदार कन्वर्ट बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद वो उसे मेन पेज पे देखने के लिए जल्दीबाजी करते हैं कि वो वहाँ कन्वर्ट हुआ है या नहीं। आपको वहाँ पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है जब आप कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो भी आपके पेंडिंग ट्रांजैक्शन है उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, जो कि चार्ट में नीचे की ओर होगा। और फिर आपको जो पे वाला बटन है उस पे क्लिक करना है, हर फ्रोजन आइटम के लिए अलग-अलग रूप से। तो सवाल अब ये है कि कैसे यूएसडीयू को अपने वॉलेट में हस्तांतरित करना है। इसके लिए 2 तरीके हैं, ध्यान से सुने। पहला तरीका है कि आप यूएसडीयू को एक्सचेंज से मूव करें जहां पे मिनिमम अमाउंट 50 यूएसडीयू है और +1 जो है कमीशन के लिए है, तो कितना हुआ 51। या आप यूएसडीयू को खरीद सकते हैं बाकी भागीदारों से पीयर टू पीयर एक्सचेंज में। तो आपने अगर किसी को चैट में लिखा और उन्हें रूबल, डॉलर, रुपीस कुछ भी भेजा और उन्होंने 50 या 20 यूएसडीयू आपके वॉलेट में हस्तांतरित किए। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो ये आपको ये जो सभी ट्रांजैक्शन है ये इरिवर्सिबल होते हैं ब्लॉकचेन पे। आप उन्हें सिर्फ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो अनफ्रोजन होंगे स्केड्यूल के हिसाब से। तो या तो आप यूएसडीयू एक्सचेंज से प्राप्त कर सकते हैं या पीयर टू पीयर। और जहां तक नॉन वेरीफाइड यूजर्स हैं, वो एक्सचेंज से क्यों नहीं लाभ उठा सकते? देखिए, ये जो निर्णय है ये एस्टोनियन प्रमुख जो है एक्सचेंज के उनका निर्णय है और वकीलों का निर्णय है, और मेरे ख्याल से वो सुरक्षित रूप से इस खेल को खेल रही हैं कि अगर ये नॉन वेरीफाइड यूजर जो हैं वो एक्सचेंज से टॉप अप कर सकते हैं अगर वो $500 से कम है। लेकिन जो एस्टोनियन डायरेक्टर हैं उन्हें इस बात को लेकर डर लगता है कि कई अनवेरिफाइड लोग होंगे जो कि अपने लिए और अनवेरिफाइड अकाउंट्स को खोलेंगे और फिर इस प्रकार से वो 50,000 के करीब हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो नॉन वेरिफाइड अकाउंट्स हैं उनसे उनको इस फायदे का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है। हो सकता है भविष्य में वो इस निर्णय को बदल दें। तो बेहतर है कि आप यूएसडीयू को बाकी भागीदारों से खरीद लें। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो
जब आप अपने पेंडिंग ट्रांजैक्शन के लिए भुगतान कर देते हैं, तो या तो आप पूरे पृष्ठ को रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके, या रिफ्रेश बैलेंस पे आप क्लिक करते हैं, ताकि जो हमारे वर्ल्ड सीआरयू है वो फ्रोजन सीआरयू के रूप में दिखने शुरू हों। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है, जहाँ पे हमारे पास 455 सीआरयू थे और 617 उनमें से जो थे वो फ्रोजन थे। तो मैंने जो सभी फ्रोजन सीआरयू हैं उनको एक्सचेंज किया, और आप यहाँ देख सकते हैं 364 जो है ये अनलॉक्ड सीआरयू हैं, वो यहाँ पे पॉपअप होंगे जो भी एक्सचेंज या कन्वर्टेड अमाउंट होगा। कई सारी शिकायतें आ रही हैं कि हमने तो कन्वर्ट किया, लेकिन फिर भी वो अपने जो सीआरयू हैं उनको नहीं देख पा रहे हैं अपने खाते में, या वर्ल्ड सीआरयू या सीआरयू खातों में नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, अगर आपने भुगतान किया है तो हो सकता है कि फिलहाल ये अभी तक सीआरयू नहीं है, और अभी तक वो वर्ल्ड सीआरयू भी नहीं बने हैं, तो वो कहीं बीच में ही है अटके हुए। तो हो सकता है कि जो ब्लॉकचेन है, जिस समय पे आपने कन्वर्जन किया उस समय वो ओवरलोडेड हो गई, और इसी वजह से इसको थोड़ा सा समय और लग सकता है, अ, जब तक कि ये परिवर्तित नहीं हो जाता। तो ये कई बारी बिटकॉइन एक्सचेंज में भी ऐसा देखने को मिला है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो कई बारी उसमें कई दिन लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं कि जो टोकन है वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। हालांकि जो हमारा एक्सचेंज है वो काफी ज्यादा गतिशील है, और वो आधे सेकंड के अंदर जो चीजें हैं यहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन अगर सीपीयू जो है वो अगर भरा पड़ा है, या अगर वो ऑक्यूपाइड है, हर वक्त अगर वहां पे नोड्स और एंट्रीज होती जा रही हैं, तो हो सकता है कि आपको ट्रांजैक्शन अपनी स्क्रीन पे देखने को ना मिले। तो इसके अंदर थोड़ा सा कई बारी कुछ क्षण से ज्यादा कुछ मिनट भी लग सकते हैं। तो अगर आप रिफ्रेश बैलेंस पे दोबारा क्लिक करते हैं, तो हो सकता है आपको आपका जो अपडेटेड ट्रांजैक्शन है आप वहां पे देख पाएंगे अपने सभी ट्रांजैक्शन को, और वो जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन है वो अंततः आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेकिंग तक पहुंच गए हैं, और यही वो मुख्य बिंदु है हमारी पूरी बात का कि क्यों हम सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में तब्दील कर रहे हैं, ताकि उसे यूएनटीबी के लिए स्टेक कर सके। तो वो सभी लोग जो कि अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, पेंडिंग का मतलब होता है लंबित होना, यानी वेटिंग में हो कोई चीज, या ऐसी कोई चीज जो कि जिसका इंतजार हो रहा है। तो आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन है, वो हो सकता है आपने उसके लिए भुगतान किया है, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो प्रगति में है, यानी जैसे कहते हैं ना कार्य प्रगति में है, तो यानी वो थोड़े समय के बाद आपको अपडेट होके जरूर दिखाई देगा। तो ये मतलब होता है पेंडिंग का। तो लोग पूछ रहे हैं कि जो यूएनटीबी है उसकी यील्ड में कोई अंतर है लॉक्ड सीआरयू में या अनलॉक्ड सीआरयू में। तो देखिए, जो यूएनटीबी है उसकी यील्ड में कोई अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है कि हमारे पास 10% है सीआरयू का। 2 साल के बाद आप गणना कर सकते हैं, 6 महीना 1% के लिए, फिर 6 महीने के बाद 1.5%, तो लगभग 10% अनलॉक्ड सीआरयू का जिसको आप स्टेक कर सकते हैं, यानी जो 90% है वो लॉक्ड है, और ये जो 90% है जिसको आप स्टेक कर रहे हैं वो आपको बड़ी आय प्रदान करेगा, बजाय उसके जो आपके छोटा शेयर है सीआरयू का उसके मुकाबले में। और यही तो वो बात है जिसकी वजह से हम सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में तब्दील कर रहे हैं, कि जो सिक्योरिटी टोकन है वर्ल्ड सीआरयू का जो आप खरीदते हैं, और जो लॉक्ड सीआरयू है वो आपको यूएनटीबी के रूप में आपको आय प्रदान करेगा, यूटिलिटी टोकन के रूप में। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जो समाज तो मैं यहाँ पर आपके प्रश्न
ले देख रही हूँ चैट के ऊपर, और तो 3 हफ्ते की सत्यापन जो कि एक्सचेंज के ऊपर किसी का जो सत्यापन है वो जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ। और देखिए ये एक वाकई एक जटिल समस्या है और जटिल कहानी है, क्योंकि जो हमारे एएमएल अफसर हैं वो वाकई हर रोज और हर एक सहभागी को वो उस उनकी पुष्टि करते हैं, और यदि कहीं पे उनको कोई शुबा होता है, कोई शक होता है, तो इसीलिए ये करना वो भी जरूरी है। क्योंकि यदि कहीं पर अगर थर्ड पार्टी ने आकर उन एएमएल ऑफिसर्स के काम को देखा और अगर उसके अंदर कुछ त्रुटि निकली, तो हम सभी को बहुत ज्यादा जो है जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो अब 143 लोग ऐसे थे जिनकी हमने सूची जो है वो हम लोगों ने वित्तीय पुलिस को दी थी, और अब ये 143 लोग जो हैं, ये लोग जो वित्तीय पुलिस है अब हमें बताएगी कि क्या ये लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो भाग ले सकते हैं कि नहीं। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने नए लोगों की भर्ती की है, और ये नए लोग जब आएंगे तो वो इस पूरी प्रक्रिया को समझने में उनको थोड़ा वक्त लगेगा। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि यदि आपको निकासी करनी है और आपका जो पुष्टिकरण है वो नहीं हुआ है, सत्यापन नहीं हुआ है, तब क्या होगा। देखिए, जो प्रबंधक टीम है वो वाकई कानून में बंधी हुई है, और इसीलिए जब तक कानूनी रूप से इन लोगों की जो गैर स्पष्टीकरण, जो उपभोक्ता हैं या जो लोग हैं जिनका अभी तक जो जो इन जिन लोगों को निकासी नहीं करने दी जा रही है, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सुझाव दिया था, और ये सुझाव था कि हम लोगों को जैसे बैक ऑफिस की प्रक्रिया है, हम लोगों को जो चीजें चाहिए जब हम लोग बैक ऑफिस का पुष्टिकरण करते हैं, या फिर हम लोग जब हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं, तो हम लोग बहुत सरल प्रक्रिया से उसको गुजारते हैं। लेकिन जब हम लोग ईयू की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, तो वहां पर ग्लोबल पास की प्रक्रिया का हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। और सिर्फ ग्लोबल पास ही एक ऐसी कंपनी है जो कि आप सभी के पासपोर्टों का प्रसंस्करण कर सकती है। तो इसीलिए मुझे ये नहीं पता कि 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 जो ये पुष्टिकरण की जो प्रक्रिया है उसको कैसे हम लोग तेज करेंगे, और हम लोगों को जो है ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों को कानून के दायरे में रहकर करनी पड़ेगी। हम कानून के दायरे को नहीं तोड़ सकते हैं। तो यदि अगर कहीं त्रुटियां रह जाती हैं, तो जो एएमएल ऑफिसर के ऊपर जो है वो उनके ऊपर फिर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, और कोई भी एएमएल अफसर अपने ऊपर कानूनी कार्यवाही नहीं चाहता। तो अब यहाँ पर अगर आपकी जो जो सत्यापन प्रक्रिया है, आप या आपका जो जो पासपोर्ट है वो सत्यापन नहीं हो पाया है, तो मैं यही कहूंगी कि अगले कुछ आने वाले हफ्तों के अंदर काफी चीजें जो है वो बदल जाएंगी, और ये प्रक्रिया जो है वो और सरल हो जाएगी। अब लोग पूछते हैं कि एस्टोनिया ही क्यों। देखिए, एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी है, और जिसने लाइसेंसिंग का शुरुआत की, जिसमें कारण क्रिप्टो करेंसी जो है वहां पर शुरू की जा सकती है। तो क्रिप्टो क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो फिएट एक्सचेंज और वॉलेट का प्रबंधन एक ही देश में हो सकता है, और बाकी के देशों में ऐसे कोई भी कानून नहीं है। अब जैसे कि अगर आप देखेंगे
सिंगापुर के अंदर, जो कि काफी आधुनिक देश है, लेकिन वहां पर जो क्रिप्टो करेंसी के जो कानून है बहुत सख्त है। लेकिन यदि आप वहां पर कोई एक्सचेंज खोलना चाहते हैं तो कंपनी के पास कम से कम 2.2 मिलियन ऑथराइज्ड कैपिटल होनी चाहिए, और या फिर आप ऑरलैंडो या आप सिंगापुर में खेलना चाहते हैं तो ये एक प्रकार से लाइसेंसिंग हो जाता है, जो कि एक आपको बैंक शुरू करने के लिए चाहिए होता है, और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और अगर आपको मैं बताऊं कि अगर हमारी जो एक्सचेंज जो है वहां पर अगर हम सिंगापुर में खोलते तो वहां पर आपको अगर कुछ कहीं पर त्रुटियां रह जाती हैं तो आपको सीधा फांसी लग जाती है। तो एस्टोनिया के जो कानून है वो थोड़े से कम सख्त हैं, तो इसीलिए इस समय हम लोगों ने एस्टोनिया में शुरुआत की है। और हम लोगों को जब अपने सभी रेगुलेटर्स को दिखाना है कि हम लोग सही प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारा लाइसेंस जो है वो बिल्कुल जो है उसको स्थगित ना किया जाए, बल्कि उसको और आगे मंजूरी दी जाए, तो हम लोग सब जो है कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। और इसीलिए आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी धैर्य रखें और बनाए रखें। अब हम लोगों ने क्या किया इस हफ्ते, तो यहाँ पर एक और तकनीकी त्रुटि थी यूनिटेक्स के अंदर, और हम लोग अपने सहभागियों के बड़े धन्यवाद हैं जिन्होंने हम लोगों को बताया कि दिक्कत कहाँ है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक यूजर थे जिनका नाम था नीपो, और उनका सही नाम मुझे मालूम नहीं है, पर उन्होंने सीधा मुझे चैट के ऊपर लिखा और कहा कि जो ऑर्डर्स हैं एक्सचेंज के अंदर वो स्थगित हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर लिमिट ऑर्डर डालते हैं ईओस के लिए, और उसी समय जैसे ही आपका जो मूल्य है आपके लिमिट ऑर्डर के आसपास आ जाता है, लिमिट प्राइस के आसपास आ जाता है, तो ऑर्डर जो है वो स्थगित हो जाता है। और उसके बाद मैंने देखा कि वाकई ऐसा नहीं हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पर जहाँ पर हम विकास कर रहे थे इस प्रोडक्ट का, इस उत्पाद का, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि शायद इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं। और मैं चैट के ऊपर ज्यादातर दिन में एक बार देखती हूँ, और वहां पर किसी ने यहाँ एक और बार किसी ने इस ऑर्डर का जो स्थगन था, कैंसलेशन था, उसके बारे में जरूर लिखा। और जो पॉल थे उन्होंने मुझे सीधा लिखा और उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं वो जैसे ही मूल्य के पास आते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो मैंने अपनी आईटी टीम को बताया, और यहाँ पर जैसे ही हमने देखा कि जब मैचिंग ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जब एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर के सामने आता है, वैल्यू के अंदर, मूल्य के अंदर जब वो मैच कर जाता है, तो कहीं ना कोई जो जो व्यक्ति है या जो इंसान जिसने ऑर्डर दिया, या जो ऑर्डर यानी कि जो खरीद रहा है या जो बेच रहा है, अब अगर इन दोनों के पास में से किसी एक के पास भी अगर 0.5% जो कि आपकी फीस लगती है एक ट्रांजैक्शन करने की, तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप चाहते हैं कि 100 यूएसडीयू आप खरीदना चाहते हैं, और जो बेचना चाह रहे हैं 100 यूएसडीयू, लेकिन उनके पास खरीदने वाले के पास 0.5% नहीं है फीस के लिए, तो वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ पर लोग जो थे शिकायत कर रहे थे कि एक्सचेंज जो है ये जानबूझकर कर रही है ताकि हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो जाए, पर ऐसा नहीं है। एक्सचेंज जो है वो अपने लोगों के लिए बनी है, और जब हम लोगों ने इसका पता लगाया तो हम लोगों को ये पता लगा कि यदि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि आप उसको पूर्ण रूप से फीस के साथ खरीद सकें या बेच सकें, तो ये ऑर्डर निलंबित हो जाएंगे। अब हम लोगों ने अब कुछ उसके अंदर कुछ परिवर्तन किए हैं, जिसके अंदर जो फीस है आपको ऊपर से नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि वो $100 के अंदर ही मानी जाएगी। तो उससे जो ये चीजें हैं ये ठीक हो जाएंगी। अब अगर हम निकासी की बात करते हैं, विड्रॉल की बात करते हैं,
तो हम लोग जो है सीपीयू की मात्रा जो है अपने वॉलेट में बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ईओस से जो लेन देन है उसमें आपको कोई, क्योंकि हम लोगों को उसके लिए काफी ईओस, जैसे मैंने आपको बताया कि ईओस को हमें स्टेक करना होता है, तो वहां पर उसके लिए यदि आप ईओस को आप निकासी करते हैं तो आपको जो है फीस देनी पड़ेगी एक ईओएस के ऊपर एक ईओएस। एक और बात, हम लोग बहुत शीघ्र जो है ग्लोबल यूनिट पे की मदद से आप फिएट करेंसी यानी कि यूएस डॉलर और यूरो से आप जो है टॉप अप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ग्लोबल यूनिट पे जो है उसको आपको लिंक करना पड़ेगा दोनों वॉलेट्स के बीच में। तो यानी कि आपका जो यूएस डॉलर है वो भी आपके जो है वो भुगतान प्रणाली से जुड़ेंगे और यूरो भी भुगतान प्रणाली से जुड़ेंगे। अब आप टॉप अप करने के बाद आप फिएट मनी से भी कर सकते हैं और आप जो विड्रॉल है वो भी फिएट मनी में कर सकते हैं, और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम इसकी जो है हम इसका प्रशिक्षण करेंगे और जो निकासी का जो फंक्शन है, जो विशेषता है, उसको हम जो है उसका प्रशिक्षण करेंगे, और आशा करते हैं कि अगले हफ्ते से जो जो ऑर्डर बुक है वो भी आपके लिए खुल जाएगी, जिसके अंदर आप अपने जो भौतिक कार्ड्स हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो उपलब्ध होंगे कि वो आपके देश में डिलीवर हो सके। अब अच्छी खबर है और बुरी खबर है। पहली जो कार्ड्स हैं, भौतिक कार्ड्स हैं, ये जो शिपिंग है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन देशों के लिए ही खुली रहेगी, लेकिन सीआईएस देश और रूसी देशों के लिए ये अभी नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए आपको, तो आप जो है अभी वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप वर्चुअल कार्ड के माध्यम से आप वर्चुअल भुगतान या पेमेंट्स भी कर सकते हैं। और मुझे मालूम है कि एस्टोनिया के अंदर यदि आपके पास वर्चुअल कार्ड है तो आप आइकिया से फर्नीचर भी खरीद सकते हैं, और आप ग्लोबल यूनिट पे की मदद से आप इथेरियम, यूएसडीसी और बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं, और उसकी निकासी भी आप दूसरी बाहरी एक्सचेंजों में कर सकते हैं। तो मुझे मालूम है कि जो पेमेंट सिस्टम है, यानी कि जो जो भुगतान प्रणाली है, आप उसके अंदर जो है आप एक्सचेंज को लिंक कर सकते हैं। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि इन सभी के अंदर अलग अलग मूल्य क्यों है, हमारे एक्सचेंज के अंदर अलग अलग मूल्य क्यों है। तो अभी इस समय जो लोग सीआरयूज को जो कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं, जिनको उपहार के तौर पर सीआरयूज मिले थे और उनको वाकई नहीं पता कि इसका क्या क्या मूल्य है, तो अब उसके लिए उनके लिए एक यही विकल्प रह जाता है कि वो जो है सीआरयूज को बेचकर किसी बिटकॉइन या इथेरियम में बदल दें, और जितना ज्यादा ईओस और बिटकॉइन की मांग बढ़ेगी उतना ज्यादा एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। तो अब मैं आपको बताऊं, 2018 में एक कोरियन एक्सचेंज थी, तो ये जो कॉइन्स थे उसके अंदर 30% का फर्क था इनके मूल्य में। यदि आप उसको, इस मूल्य को अगर आप जो है तुलना करते हैं विश्व के दूसरी एक्सचेंज के साथ, तो लोग क्या कर रहे थे, लोग ये कर रहे थे कि लोग जो थे वो कोरियन एक्सचेंज से खरीद कर बाहरी एक्सचेंज में बेच रहे थे। तो अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कोरियन एक्सचेंज का एक नियम था कि यदि आप अपने वहां पर पैसे टॉप अप करते हैं तो आप उनको वहां पर निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज का समझ में हम लोगों को नहीं आता कि आप ऐसे एक्सचेंज में क्यों आप करेंगे, क्यों आप निवेश करेंगे।
अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि एएमएल ऑफिसर्स के पास जो है वो एक्सचेंज अकाउंट्स नहीं रख सकते हैं और इसीलिए वो एक्सचेंज के मूल्यों के अंदर बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर यदि आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं और अगर बिटकॉइन जो है वो अगर बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो सीआरयू और यूएनटी भी बेच देते हैं। तो उसके लिए उनको निकलने के लिए अपने पैसे की निकासी करनी पड़ती है, तो वो कई बार उसको 53 पे भी खरीद लेते हैं। तो कई लोग जिन्होंने एक बिटकॉइन को 1 लाख में खरीदा, उसमें वो सिर्फ $53 में बेच रहे हैं। भाई आप क्यों इतनी जल्दी किया कर रहे हैं? आप लोगों ने 2-3 साल इंतजार किया। जब 2-3 साल आपने इंतज़ार किया तो अब किस बात की जल्दी है? ये बिल्कुल स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा, स्टेबलाइज़ हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और ये जो नॉन विथड्रॉल है फ़िएट में, ये सीमित कर देता है ट्रेडिंग को, चाहे वो एंट्री हो, चाहे वो एग्ज़िट हो। और जब तक हम इस मोड में हैं, तब तक आपको एक्सचेंज में नहीं आना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि सप्ताह में एक बार ही इसकी ओर देख लें या ओवर पे करें, पर मेरे हिसाब से ये जो बर्ताव है, ये बिल्कुल मान्य नहीं है, इसको स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। और यही समाचार है यूनिटेक्स एक्सचेंज के बारे में कि जो आईटी टीम है, उनको एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया कि आप एक्टिवेट करें ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम को, ताकि यूएसडीयू को यूरो और यूएस डॉलर में एक्सचेंज किया जा सके पेमेंट सिस्टम के तहत। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया रहेगा जब लोग यूएसडीयू को यूएस डॉलर में तब्दील कर पाएंगे, और जब कोई भी भागेगा नहीं बिटकॉइन के पीछे या शुल्कों के पीछे, और जो कीमत है इस मुद्रा की वो वैश्विक स्तर पे बनी रहेगी। एक सवाल है कि जो समर्थन सेवा है वो जवाब नहीं दे रहा। देखिए, जो तकनीकी समर्थन सेवा है वो ओवरलोडेड है, और ये वो टीम है जो कि सो नहीं रहे हैं कई महीनों से, जब से हमने ब्लॉकचेन का उद्घाटन किया है। और ये वो लोग हैं जो आपको जवाब देते हैं इवो रिच बैक ऑफिस में, निजी निवेशक अकादमी में, ये वही लोग हैं। और इन्हें ये नहीं पता है कि किस सवाल का जवाब दें। और साथ ही साथ हमारे पास हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, जैसे सीआरयू का वर्ल्ड सीआरयू में तब्दील है, कल यूगेन का लॉन्च, और फिर लीगल पॉलिसी डिजिटल गारंटीज का उद्घाटन, और ये जो नए उत्पाद हैं उनका ये जो स्नोबॉल इफेक्ट है, उसकी वजह से काफी ज्यादा हम पे दबाव है। और समर्थन सेवा में भी हमने और लोगों को लिया है, भर्ती किया है, ताकि हमारी टीम में बढ़ोतरी हो सके और सभी लोग मिलकर इसका सामना कर सके जो भी दुविधाएं लोगों को हो रही है। और क्योंकि ये 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं, और हमें आशा है कि आपको आपके सभी सवालों का शीघ्र अतिशीघ्र जवाब मिलेगा। और अप्रैल में जो एक्सचेंज सपोर्ट टीम है, उनको टिकट बनाने की क्षमता भी प्राप्त हो जाएगी। तो फिलहाल तो आप उनको केवल ईमेल भेज सकते हैं, और जो डेवलपर्स हैं वो टिकट बनाएंगे। आप अपने अकाउंट में जाएंगे एक्सचेंज पर और अपने टिकट आप डाल सकते हैं। अगर आपको आपका पैसा नहीं मिला या आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम ये देख पा रहे हैं कि आप इस एक्सचेंज अकाउंट के धारक हैं, तो आपके टिकट के माध्यम से आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो ये एक और कार्य है जो हमने हमारी आईटी टीम को दिया है। तो इसमें कुछ और सप्ताह लग सकते हैं, और कुछ सप्ताहों के बाद में ये कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो डीना मुझसे ये कह रही हैं कि हमारे पास और भी लोग शामिल हुए हैं हमारी टीम में, और उनको ट्रेन किया जा रहा है, और धीमे-धीमे ये बेहतर और बेहतर होता जाएगा। तो यूजीपी बैक ऑफिस में एक बटन है जिसके माध्यम से आप
टोकन को वर्ल्ड सीआरयू में हस्तांतरित कर सकते हैं। देखिए जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर जो लोड है वो बहुत ज़्यादा था। कई लोग जो हैं सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में तब्दील करना चाहते हैं, तो उनको सीपीयू की कार्यक्षमता को बढ़ाना होगा। और आज जो सीआरयू वर्ल्ड सीआरयू में जो कि तब्दील किया जा रहा है, तो वो 1 बिलियन सीआरयू को कन्वर्ट कर दिया गया है। कुल मिला के हमारे पास 35 बिलियन है जिसे हमें कन्वर्ट करना है, और कुल मिला के ये होगा 3% प्रतिदिन के हिसाब से। क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? क्योंकि कई लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक से आ रही है। तो देखिए ये जो लोड है ब्लॉकचेन पर, ये इसमें कमी कर देनी चाहिए। 24 घंटे जब पार हो जाएंगे तो पूरे वैश्विक स्तर पर ये समाचार फैल जाएगा। कोलंबिया जगेंगे, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, न्यूजीलैंड और भारत सभी जागेंगे, और कुछ दिन इसमें लग सकता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो लाभ उठा पाएंगे सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में। जब ये जो तब्दील करने का ये जो फंक्शन है, इससे सभी लोग लाभ उठाएंगे। और फिर जब लोड कम हो जाएगा तब सिंक्रोनाइजेशन होगा यूजी पे बैक ऑफिस में। तो इसमें कुछ और दिन लग सकते हैं। सभी भागीदार अपने बैक ऑफिस में हरा बटन देख पाएंगे जिसके माध्यम से वो ब्लॉकचेन जा पाएंगे यूजी पे बैक ऑफिस के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से यही वो मुख्य समाचार है। तो इस शनिवार एक बहुत ही दिलचस्प वेबिनार आयोजित किया जाएगा। एक बंद प्रारूप की बैठक आयोजित की जाएगी जो कि एंड्री होवरोतव जी, आर्टियम कबानव जी एक नए व्यक्तित्व के मानव हैं, एंड जो कि बेचते और खरीदते हैं शेयर्स को, और ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो अगर आप बंद प्रारूप बैठक के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो आपको लिंक ज़रूर प्राप्त होगा। और दुर्भाग्य से हैरिन वहाँ पे उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन समाचार में इसके बारे में घोषणा की गई है। और एंड्री होवरोतोव जी आपको बताएंगे कि क्यों हमारा जो टोकन है उसको इतने सस्ते में क्यों ट्रेड किया जा रहा है। और ये बिल्कुल जो लेस्ला है उनकी कहानी से मिलता हुआ है, जिन्होंने 1 लाख बिटकॉइन को माइन किया और उसको एक्सचेंज किया पिज्जा के रूप में। तो जो हमारे भागीदार हैं उनका भी इसी तरीके से बर्ताव है। लेकिन ये जो कार्यक्षमता है सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में तब्दील करने की, जब लोग इसको समझेंगे कि ये लाभप्रद है कि आप सीआरयू को 8 या 9 सेंट पे खरीद कर वर्ल्ड सीआरयू में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि लगभग 35 सेंट की लागत का है। तो मुझे लगता है कि ये एकदम से पूरी छवि को बदल के रख देगा। तो अगर आप योग्य हैं बंद प्रारूप बैठक के लिए तो जरूर इसमें शामिल हो। बहुत सारे रोमांचक समाचार आपको वहां सुनने को मिलेगा। और आपसे हमें उम्मीद है अगले गुरुवार, जो कि अंतिम गुरुवार, चौथा गुरुवार होगा इस महीने का, उस पे आपसे शीघ्र दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और इसी के साथ हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा हिंदी अनुवादक के रूप में आपसे यहीं विदा लेते हैं। आशा है आपका समय मंगलमय हो, और नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ अगले सत्र में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।